अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। बजट 2026-27 अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बजट पेश किया है और जो इसकी चीज़ा तफसीलात है वो पहले आपके सामने रखते हैं। पहले जो मैक्रो टारगेट्स हुकूमत ने अपने लिए सेट किए उस पर बात करेंगे और इसके बाद जो टैक्स रिलीफ दिया है उस पर भी बात करेंगे। जो अगले साल का GDP हदफ रखा गया है ग्रोथ का वो 4% है, इन्फ्लेशन 8.2%, फिस्कल खसारे का टारगेट 3.6%, प्राइमरी सरप्लस 2%। जो FBR रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है वो 15,264 अरब रुपए का है। और जैसे कि इस बजट से पहले ये डिबेट हो रही थी कि प्रोविंसेस अपना कुछ हिस्सा जो है वो गिव अप करेंगे और वफाक के वसाइल में इजाफा होगा, तो जो डिविजिबल पूल में जो अमाउंट जाएगा वो 15,264 अरब रुपए नहीं होगा, वो 13,350 अरब रुपए होगा। और जो प्रोविंसेस का शेयर बनेगा वो तकरीबन 8,850 अरब रुपए का बनेगा। इसके अलावा BISP में तकरीबन 17% का इजाफा किया गया है। 8,838 अरब रुपए जो है BISP के मद में रखे गए हैं, जिनसे 12 मिलियन फैमिलीज मुस्तफीद हो सकेंगी। जो वफाकी PSDP का बजट है वो 1,000 अरब है और जो सूबाई PSDP का बजट होगा यानी कि जो डेवलपमेंट बजट है वो 2,224 अरब रुपए का है। जो कंसेशंस दी गई हैं उसमें ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा मुतालबा हो रहा था वो ये था कि सैलरी क्लास के ऊपर पिछले 2-3 सालों में बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहां वो 200 अरब रुपए का टैक्स देते थे अब वो 600 अरब रुपए हो चुका है, उसमें कमी की जाए तो जो 22 लाख रुपए कमाते हैं सालाना या उससे ऊपर उनके लिए इस बजट में रिलीफ दिया गया है। और ये एग्जैक्टली कितना अमाउंट है जो बजट से पहले डिस्कशन हो रही थी वो ये था कि तकरीबन 50 अरब रुपए का जो है वो रिलीफ दिया जाएगा सैलरी क्लास को। तो ये जो उनका मुतालबा था सैलरी क्लास का एक अरसे से कि बोझ हम पर डाला जा रहा है, उसमें जो है कुछ रैशनलाइजेशन हमने देखी है। इसके अलावा सैलरी क्लास पे जो सरचार्ज लगता था 9% कर दिया था पिछले बजट में, उसको 10% से अब वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सुपर टैक्स में जो है कहीं कहीं कमी की गई है किसी स्लैब पे और कुछ स्लैब्स पे इसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड पे जो विदहोल्डिंग टैक्स था 5% का, उसको कम करके 0.5% किया गया है। इसी तरीके से बिजनेस क्लास पे जो विदहोल्डिंग टैक्स या FED चार्ज होता था उसमें भी कमी की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने इस पर बड़ा तफसीली एक प्रोग्राम किया था कि इस मुल्क में ये बात तो होती है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो है पाकिस्तान में एक तो वो यहाँ बनते नहीं है, इम्पोर्ट होते हैं और उस पर ड्यूटी के साथ साथ टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। तो ये अभी ऐलान किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि सैनिटरी पैड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि हमने उनसे कहा था कि पिछले साल भी जब हुकूमत ये ख़त्म करने जा रही थी तो IMF ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पे टैक्स ख़त्म नहीं हो सकता। अब इस बजट में दोबारा ऐलान किया गया है कि सैनिटरी पैड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर से जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी मराद दी गई है। जो सेलर और बायर पर टैक्स था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे, उसको जो है वो आधा कर दिया गया है। तो ये कुछ नुकात हैं, मज़ीद जो नुकात हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ शो पर मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे साथ तैमूर साहब भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इकनॉमिक थिंक टैंक है उसकी वो हेड करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल साहब भी कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है। सोहेल साहब आपका भी शुक्रिया। मिफ्ता साहब पहले ज़रा आप बताइएगा, एट ए ग्लांस जब आप इस बजट को देखते हैं आपको लग रहा है कि ये पिछले 2 सालों से बेहतर बजट है? और जो एक डिस्कशन कल इकनॉमिक सर्वे के बाद दोबारा जन्म ले चुकी थी कि 29% लोग इस मुल्क में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के बड़े इशूज़ हैं, क्या आपको लगता है कि ये बजट कुछ हद तक उसको एड्रेस करेगा? क्योंकि आज वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जो इस्तेकाम का मामला था वो तो सिर्फ शुरुआत थी, असल तो हमें तसलसल लाना है ग्रोथ में और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। तो डू यू थिंक ये बजट उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है पाकिस्तान को? शुक्रिया शहजाद। देखें, एक तो ये है कि ये जो आपका सवाल था कि पिछले 2 बजटों से या 3 बजट से बेहतर है, तो आई थिंक द आंसर इज यस। जो खास तौर पे जो इन्होंने वफाक और सूबों ने जो एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 13,000 अरब रुपया जो है वो बांटा जाएगा और फिर अगला 1900 अरब रुपया जो है वो वफाक को मिलेगा। ऑब्वियसली वी नो कि 1900 अरब रुपया उनसे जमा नहीं होगा, उनसे शायद वो 900 रुपया एडिशनल जमा होगा, तो उसका ना 54% जो है 540 अरब रुपया जो है वो सूबों से वफाक को ट्रांसफर होगा। बट आई स्टिल वेलकम दैट। आई स्पेशली वेलकम द फैक्ट सैलरी क्लास से सरचार्ज हटा दिया। अगर आप किसी बिजनेसमैन से भी पूछे ना कि कौन सा टैक्स कम करो तो वो कहेगा हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रहने दो, सुपर टैक्स, लेकिन कम से कम हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर से सरचार्ज हटा दो। मेहनत करने वाले के ऊपर सरचार्ज लगाना जो था ना वो वैसे भी इस्तेहसाल था,
150 अरब से आपने 2 सालों में 600 अरब कर लिया, और ये जो 3 साल पहले इन्होंने लगाया था ये बहुत गलत टैक्स था, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मुस्बत फैसला है। आई ऑल्सो थिंक कॉर्पोरेट टैक्स जो इन्होंने सुपर टैक्स कम किया, दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। शहजाद, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब वजीर ख़जाना अपनी तकारीर फरमाते हैं तो वो हर वो चीज़ बताते हैं कि जो इन्होंने कंसेशन दिया होता है, लेकिन जो इन्होंने नए टैक्स लगाए होते हैं वो इतना नहीं बताते। लेकिन अगर आप हजम देखें तो वो आपने इस साल आपने 13,000 अरब रुपया जमा किया और अगले साल आप 15,200 रुपए की बात कर रहे हैं, तो वो 2,200 अरब रुपया मैं और आप कहीं ना कहीं से देंगे, तो वो छोटे मोटे टैक्स लगाए। और हमें ये पता है कि 800 अरब रुपए का इन्होंने वादा किया हुआ है IMF से, तो वो टैक्स भी लगेंगे। और जहां तक सैलरी क्लास के कंसेशन के ताल्लुक है तो मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी के सरचार्ज कट गया, लेकिन जो ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं तो देखें इन्फ्लेशन की वजह से वो ब्रैकेट्स तो वैसे भी बढ़ गए हैं। जो आदमी पहले 3 लाख रुपए तनख्वाह लेता था उसका तो 3 लाख में गुजारा नहीं होता उस हिसाब से, तो उसको तो वैसे ही 4 लाख मिलते हैं, तो वो तो बेचारा वैसे ही अगले ब्रैकेट में चला गया था। तो ये जो कह रहे हैं कि हमने 50 अरब रुपए का कंसेशन दिया है वो जरूर देगा, लेकिन इस साल अगले साल इसका ये मतलब नहीं है कि वो 550 अरब रुपए जमा करेंगे, वो 700 अरब रुपए जमा करेंगे। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन वो अगले ब्रैकेट में चले जाएगा आदमी, तो उससे वो पैसे ज्यादा जमा करेंगे। सो ये कंसेशन को भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट नंदरलेस आई मीन द बजट के अंदर जो हमको डर था कि ये सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे जो 2-3 साल पहले डार साहब ने बढ़ाया था, या हमको डर था कि मतलब ये चीजें नहीं हुई हैं। और अब आपने पूछा जो छोटी जल्दी से बता दूं कि गुर्बत, तो ऐसा डायरेक्टली कोई गुर्बत के लिए या कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डायरेक्ट वो अगर कोई कंसेशन दे देते तो अच्छा था। इन्होंने तो रियल एस्टेट वालों को कंसेशन दे दिया है, बिजनेस क्लास की सीटें कम कर दी हैं। आई डोंट नो कि कितने गरीब लोगों को इससे फायदा होगा बिजनेस क्लास के एक्साइज टैक्स हटाने से। शिपिंग इंडस्ट्री को इन्होंने कुछ मराद दी हैं, रिफाइनरीज को मराद दी हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन बहरहाल चले। बट नॉनदलेस आई वुड से इट्स बेटर देन द लास्ट 2 years। बट given where Pakistan is and given that we are going under poverty, जो पेंशन रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए, तो पेंशन तकरीबन 1200 अरब का हो गया। आप देखेंगे इस साल बजट से इन्फ्लेशन से बहुत तेजी से जो है वो हुकूमत का खर्चा बढ़ रहा है, तो ये देयर आर इश्यूज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, दे हैव नॉट। ठीक है, मोहम्मद सोहेल साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट के हवाले से? तफसीलात कुछ हमने बताई। देखें, अगर हम पिछले 4 साल का तनाज़ुर करें तो 2024-25 का तो बजट बड़ा साफ था, क्योंकि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट से निकल रहा था, बेल आउट हुआ था, बहुत टैक्सेस लगाए गए थे और हमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी नज़र आया था। पिछले साल कदरे कम टैक्स लगाए गए, इसलिए देखें 10% से FBR का रेवेन्यू बढ़ा है। इस साल हम काफ़ी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का 8% से 4% से कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो गई है और हुकूमत स्टेप्स ले सकती है रिलीफ देने के लिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने IMF के MD से बात की है, तो हम तो काफ़ी पुरुमीद थे कि एक अच्छा बजट आएगा, और देखकर भी ये लगा कि बजट बहुत अच्छा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इससे पाकिस्तान का जो पहले सियासी पार्टियाँ करती थी कि 7-8% का फिस्कल डेफिसिट हो जाता था, जो हमने देखा 2017 से 2023 तक शायद कंटिन्यूसली 8% फिस्कल डेफिसिट था। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा क्रिमिनल चीज़ नहीं हुई है जो ये 7-8 साल में हुई थी। मगर इस बजट को देखते हुए ये ज़रूर है कि टैक्सेशन कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी जो इतने रिलीफ दिए हैं, मगर फिस्कल डेफिसिट फिर भी लगता है कि 4, 4.5, 5। और इसकी बुनियादी वजह ये कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, या आपको लगता है कि अखराजात भी हमने कम किए उस हिसाब से? नहीं, इसके 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि सूबे 1000 अरब देंगे, जिस तरह आपने बताया कि अगर फ़र्ज करें 15.3 या 15.2 ट्रिलियन का टारगेट है, तो मुझे लगता है ये 14.3, 14.4 होगा। 700-800 अरब का खसारा होगा जो सूबों के वहाँ से होगा। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में 200-300 अरब हुकूमत कम कर देती है। और तीसरा जो है, अब देखें डेट भी कम बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो वहाँ से भी हुकूमत को बचत होगी। तो ओवरऑल इन बेशुमार पॉजिटिव मेजर्स के बावजूद हमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा मगर बढ़ेगा भी नहीं। तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मेरे ख्याल में तो एक जो अभी तक जो तकारीर सुनी है और चीज़ें देखी, एक डिसेंट बजट लग रहा है। और आपको लगता है कि मतलब जैसे मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं, वो तो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर आके तकरीर करता है तो ऑब्वियसली जो इंसेंटिव्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उनका तो ऐलान होता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनका नहीं होता। वो कह रहे हैं कि मेरी इत्तलात है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे होंगे, तो ये अगर 15,264 अरब रुपए का टारगेट सेट किया है कि तो मजीद टैक्सेस भी लगाए गए होंगे। देखिए, जो इत्तलात हैं वो 400 अरब फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, 400 आएगी, तो वो तो तय हुआ था IMF के साथ। तो ये सही कह रहे हैं मिफ्ता कि लगाए होंगे, मगर वो देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर ये महंगी गाड़ियों पे लगाए, या जो उन्होंने लगाया है 2000 सीसी की गाड़ियों पे और इस तरह की,
तो अगर बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को उन्होंने टैक्स किया है और नए टैक्स लगाए हैं तो शायद उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक कोई लैंड क्रूज़र ले रहा है या पराडो ले रहा है व्हाटएवर 3-4 करोड़ के और उस पर टैक्स बढ़ गया, ये तो अच्छी बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि टैक्सेस कहाँ लगे, मगर जो फर्स्ट इंप्रेशन है या इनिशियल इंप्रेशन है वो ये है कि तवक्कुआत थी रिलीफ की, बट उन तवक्कुआत से मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर ही है। ख़ास तौर से जो सुपर टैक्स है वो ख़त्म हो गया 50 करोड़ रुपए तक के लिए, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछें प्रायोरिटी में ये सबसे बड़ा है। इसके बाद जो क्या इम्पैक्ट होगा एग्जैक्टली? नहीं, इसके इम्पैक्ट जो मीडियम साइज़ है ना, हमारा मुल्क SME से चलता है। जो बड़ी कंपनियां हैं OGDC, MCB, UBL, वो तो बहुत कम है, ठीक है। जो SMEs हैं उनका मुनाफा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ होता है। तो SMEs का जो 10% का टैक्स था या 8 से 10% सुपर टैक्स, वो ख़त्म हुआ है। और जो तरह सा हायर मिडिल क्लास के जो इंडिविजुअल थे सैलरीड क्लास पे, उनको 2 फ़ायदा हुआ है। एक तो सैलरी टैक्स कम हुआ है, प्लस जो 9% का सरचार्ज था वो भी कम हुआ है। और ये भी मैं बता दूं, तीसरा भी कम हुआ है, ऊपर टैक्स भी ख़त्म हो गया। अगर एक सैलरीड क्लास है वो अब सैलरी पे टैक्स देता था, फिर सरचार्ज देता था, फिर वो सुपर टैक्स देता था। अगर वो 15 करोड़ के ऊपर चला गया, कम लोग होंगे मगर ऐसे लोग थे, उसका ट्रिपल फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में तवक्कुआत थी अच्छे बजट की, बट जो इनिशियल इंप्रेशन है वो तवक्कुआत से बेहतर है। जो है आप ये कह सकते हैं कि अशराफिया को भी रिलीफ मिला है। मिसाल के तौर पे बिजनेस क्लास पे जो FED था वो खत्म किया गया, और मिफ्ता साहब ने बिल्कुल ठीक है, उससे कोई आम आदमी को फायदा नहीं होगा। ये एबनॉर्मलिटी है, ये तो जाहिर बात है। मेरे ख्याल में बिजनेस क्लास तो कोई मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अपर मिडिल क्लास भी नहीं कर सकता फ्रैंकली। अब जो प्राइसेस हो गई हैं बिल्कुल टिकट्स की, तो बिजनेस क्लास का रिलीफ जो है वो एक आम आदमी को तो नहीं जाएगा, वो अशराफिया जो टॉप आपके क्लास है उसको जाएगा। दूसरा, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो खत्म कर दिया है अगर आपकी प्रॉपर्टी अब्रॉड है, और उसका मकसद ये बताया गया है कि ताकि वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सके और डॉक्यूमेंटेशन में आ सके। क्योंकि जब ये लगाया गया था तो ये खर्चा था कि शायद लोग जिनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है फिर वो डिक्लेयर नहीं कर रहे CVT से बचने के लिए। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पर विदहोल्डिंग टैक्स 5% था, उसको 0.5% कर दिया है, और इसकी लॉजिक मेरे ख्याल से ठीक बताइए। एक तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड भी एक आम आदमी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन फिर जो लोग बैरूनी मुल्क जाके सफ़र करते थे या कोई परचेजिंग करते थे ऑनलाइन, तो वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन से उनको बाहर कर रहे थे विदहोल्डिंग टैक्स 5% लगाकर। झगड़ा साहब, आपका भी एक बजट प्रपोजल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, जैसे पेंशन के हवाले से आपने बात की। आपने कहा था कि जो सिविल गवर्नमेंट का खर्चा है उसको कम किया जाए, उसमें तो हमें कोई कमी नहीं नजर आ रही है, लेकिन कुछ टैक्सेस जिसमें आप लोगों ने भी कहा था कि सैलरी क्लास पे बोझ कम किया जाए, वो इस बजट में शामिल है। ओवरऑल आपको कैसा लगा ये बजट? मिफ्ता साहब ने एक बात कही और ये मैं एग्री करता हूं, हम दोनों ने जो है वो बजट की तकारीर दी है। देखिए, तकरीर में तो आप वो ही कहेंगे जो आपके फेवर में होगा। अभी तो हमने बहुत सी बेनिफिट, बहुत से बजट पेपर्स जो हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टडी करनी है, तो तब एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली कड़वा क्या। लेकिन तकरीर में जो एक चीज मेरे ख्याल में जो कि आपको बताती है कि एक्चुअली वो बजट जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी विजन क्या है, वो मैं ये पिछले आधे घंटे में सोच रहा था, मुझे वो विजन नहीं समझ आई। वो विजन सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आपने जो है वो एक तबके पे टैक्स कम कर दिया या आपने बिजनेस क्लास पे जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। वो विजन मैं सुनना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर या ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को 5, 6, 6.5% ग्रोथ और उस ग्रोथ पे एक नया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ना लाने का 4 साल के बाद उनके पास क्या नुस्खा है। अच्छा, विजन तो उन्होंने बताया झगड़ा साहब, नुस्खा पे आप बात कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने कहा ना कि इस्तेकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये हमारा हदफ नहीं था। हमारा हदफ है ग्रोथ, और वो भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि 5-6% से ग्रो करें, तो ऐसा ना हो कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाए हमारा। हाँ, देखिए, ये बात हम 4 साल से सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में ये विजन जो है वो एक कंपनी के विजन के लिए तो ठीक है। मुझे आपको, मिफ्ता साहब को समझना चाहिए उस आधे घंटे की 1 घंटे की तकरीर में कि हुकूमत जो है वो कर क्या रही है। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं जो मैंने नोट की हैं, विच विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। पहली चीज, जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में जो एक्चुअली सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हुकूमत में ये बोल्डनेस है कि वो अखराजात कम करे या नहीं। आप डिफेंस एक्सपेंडिचर को एक साइड पे रखें, मैंने उस पर कुछ नहीं देखा, लिटरली कुछ नहीं देखा, ना साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करने पे, ना पेंशन रिफॉर्म पे। हाँ,
उन्होंने ये एक चीज कैसे बैलेंस की, उन्होंने सूबों से अभी कोई 3,500 अरब रुपए जो है वो ले लिए। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और ये मैं आपको जो है वो लिख के कह सकता हूं। मेरे ख्याल में ये चीज परमानेंट भी हो जाएगी 28वीं तरमीम के थ्रू, और मेरे ख्याल में 5 साल बाद आप ये भी देखेंगे कि सूबों में एक्चुअली एक स्पेंडिंग क्राइसिस होगा, अनलेस हम अपना ये एक्सपेंडिचर का मॉडल जो है वो चेंज करें। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये टैक्स रिलीफ देखें, जो एक चीज मैं, क्योंकि इस बजट को मैं काफी करीब से स्टडी कर रहा था, एक ये मैं क्लियर नहीं हूं कि जो रिलीफ सैलरीड क्लास को मिल रही है, जिनकी नौकरियां ज्यादा स्टेबल होती हैं, जो लोग नॉन सैलरीड में आते हैं, जिनका टैक्स का हदफ 35 नहीं 45% था, क्या उनको भी वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं? क्योंकि जो टैक्स उनमें नहीं दे रहा वो तो नहीं दे रहा, जो 45% टैक्स दे रहा है उसमें बहुत से हाई इनकम अर्नर्स होंगे, उनका जो बाहर जाना है या उनके लिए पाकिस्तान का अट्रैक्टिव ना फाइंड करना, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप सैलरी क्लास में देखें शहजाद, मैं जो एक काम करता इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी करता, अगर आप चालाकी करके जो 2 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है उस पे टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वो आप ब्रैकेट्स देख लें, वो इतने छोटे हैं, मेरे ख्याल में एक अर्नर को शायद 10-10 हजार रुपए का जो है वो रिलीफ पड़े। इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, जो 2 लाख रुपए से कम कमा रहा था और उस पे जो टैक्स बनता है बेशक कम ही बनता है, मेरे ख्याल में वो रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड देना चाहिए। नॉमिनली होगा उनका कम ही होगा, लेकिन वो लोग जो है वो डिससैटिस्फाइड होंगे। बेस आपका टैक्स का सबसे बड़ा जो है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हमें स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी साहब ने भी ज्वाइन किया। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, कुछ तो हमें ऑब्वियस रिलीफ नजर आ रहे हैं, जिसमें सैलरी क्लास का मुतालबा था कि उनके ऊपर से टैक्स का बोझ कम किया जाए, तो जो 1,80,000 या 1,83,000 से ऊपर कमा रहे हैं महाना, उनको रिलीफ मिला है। सरचार्ज भी खत्म किया गया है, जो टॉप ब्रैकेट था सैलरी क्लास का। सुपर टैक्स को खत्म किया गया है, कहीं रैशनलाइज किया गया है। एक्सपोर्टर्स के जो मिनिमम टैक्स था उसको 1% से बढ़ा के 7% किया गया है, लेकिन एडवांस टैक्स जो 1% था वो खत्म किया गया है, यानी एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर सुपर टैक्स खत्म किया गया है। तो ये तो कुछ इकदाम हैं, लेकिन ज़रा बताइएगा वो कौन से इकदाम हैं जो इस बजट की स्पीच में हमें एटलीस्ट नहीं नजर आए? क्योंकि अगर इस साल हम 13,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करते हैं और अगले साल का हदफ 15,264 अरब रुपए है, तो ये 2,200 अरब रुपए कहां से इकट्ठा करेगी हुकूमत? रहीम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी मुझे यहाँ पे आज मौका देने का। सबसे पहले तो जी मैं आपको और पूरी आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज के बजट पर, और मुझे खुशी हुई है सुन के आपके सवाल में भी कि आपने एक एक्नॉलेजमेंट की है उन रिलीफ मेजर्स की जो कि हमारे हुकूमत ने जिसका आज ऐलान किया है। और इसके अंदर बिलखसूस जो अहम बात है वो ये है कि आपने देखा है कि मईशत के दीगर वो तबके जिसके बारे में आप भी और सब जायज़ बुनियाद पर पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये बोझ उठा रहे हैं और इनके ऊपर बोझ की कमी करनी चाहिए, उन तबकों के बोझ में हमने आज आपको कमी करके दिखाई है। आप सबसे पहले तनख्वाहदार तबका देखें, हमने सिर्फ कमी नहीं की उनके बोझ में, आपने देखा है कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस किया है, एक ऐसी कमी की है जिससे दीगर तनख्वाहदार तबके के हिस्सेदार जो हैं वो सब इसकी कमी महसूस करेंगे। चाहे आपकी तनख्वाह 2 लाख हो या 12 लाख हो, हर किसी को रिलीफ इसमें मिल रहा है। और मैं यकीनन ये दोहराना चाहूँगा एक दफ़ा कि आपने देखा है कि जो आपके साल में 22 लाख से 32 लाख तक कमाने वाले अफराद हैं, उनके इस स्लैब के अंदर टैक्स रेट की कमी 23% से 20% कर दी गई है। इसी तरह 32 लाख से 41 लाख का जो स्लैब है सालाना, उसमें 5% रेट की कमी की गई है, 30% से 25%। इसी तरह 41 लाख से 56 लाख तक का स्लैब में 35% से 29% रेट कर दिया गया है, ये 6% कमी की। 56 लाख से 70 लाख तक वालों की 3% कमी की है। और सुपर टैक्स इसके अलावा हमने इसको एलिमिनेट किया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है बोझ में, जो कि इसी पॉइंट पे जरा ये बता दीजिएगा कि क्या नॉन सैलरीड के लिए भी कम किया है टैक्स रेट? क्योंकि इस बजट स्पीच में एटलीस्ट उसका जिक्र नहीं है। नहीं जी, ये जो रिलीफ है ये तनख्वाहदार तबके के लिए ही है और तनख्वाहदार तबके की ही सबसे ज़्यादा दरीना और मुतालबा था। इसके अलावा आप जानते हैं शहजाद साहब के एक्सपोर्टर्स की आपने बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि मजमूई तौर पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स मिला के 2% थे
और जितनी भी हमारी कंसल्टेशंस पूरा साल रही हैं एक्सपोर्टर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली मिलते रहे, और ये दिस वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वेस्ट्स, क्योंकि ये एक वर्किंग कैपिटल टैक्स है। ये जैसे ही एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अंदर आती थी तो 2% इमीडिएटली उसमें से डिडक्ट हो जाते थे, और उसमें ठीक है एक एडवांस इनकम टैक्स बाद में एडजस्ट भी होता है, 1% मिनिमम टैक्स था, बट ओवरऑल एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये टैक्स लगता था। हमने इसको मजमूई तौर पर 2% से कम करके 1.25% कर दिया, मगर हमने सिर्फ यहाँ पर ही एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स कम नहीं किया। आपने देखा कि सुपर टैक्स भी कंप्लीटली किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एलिमिनेट कर दिया गया है, और कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट जो आपका टैक्स है उसके अंदर सुपर टैक्स की जो पहली 7 स्लैब्स थी उन सब की बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया है, और जो आखिरी स्लैब है जो कि 50 करोड़ से ज़ायद कमाने वाले कारोबारों की है, उसका टैक्स रेट भी हमने 10% से 8% कम कर दिया है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री का आपने देखा है कि एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम, अच्छा बिलाल कियानी साहब, कंटिन्यूएशन का उनका मुतालबा था, तो हमारे साथ शो पर मौजूद हैं, आपका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आप बता रहे हैं जो औरंगजेब साहब कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि 2200 अरब रुपए जब आप इजाफी हासिल करने जाएंगे तो उसमें कंप्लायंस होगा, इन्फोर्समेंट होगा, समझ आता है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, उससे आप कुछ टैक्स हासिल करेंगे। नए टैक्सेस कौन से लगाए हैं, और या फिर टैक्स रेट आपने कहां कहां बढ़ाया है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कहीं पे अगर टैक्स रेट आपको देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप वो ढूंढ रहे हैं कि इतना अच्छा काम हुकूमत ने किया, ये किया कैसे। मुझे तो आपके सवाल की ये समझ आई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 2200 अरब रुपए जब इजाफी टैक्स हम इकट्ठा करेंगे तो वो कैसे करेंगे। बड़ा सादा सा सवाल है कि कहीं को आपने कोई टैक्स लगाया है जो बाद में हमें फाइनेंस बिल में नजर आएगा, या बाद में हमें पता चले कि ये टैक्स लगाया, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। आपको बताता हूं जी, देखिए ये इसमें सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक ऑटोनमस ग्रोथ का आंसर होता है जो कि आपकी जीडीपी और इन्फ्लेशन के नतीजे में आता है। उसके अलावा यकीनन हमने इन्फोर्समेंट की मद में एक रकम रखी, हमने मौजूदा साल में भी रखी थी, हम इंशाल्लाह वो उस टारगेट को अचीव करें। पिछले माली साल के अंदर, मौजूदा नहीं, जो पिछला माली साल जो फिस्कल ईयर 2025 था, जो पिछले साल जून में अख्ताम हुआ था, उसमें तक लगभग हमने 800 अरब रुपए इन्फोर्समेंट की मद में सिर्फ कलेक्ट किए थे। और ये जो FBR में रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल इन्वॉइसिंग के, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के, ट्रैक एंड ट्रेस के, उसके नतीजे में हुआ। इस साल भी तकरीबन हम 400 अरब रुपए की मद में हम एक्सपेक्ट करें कि हम कलेक्ट करेंगे। इस साल से मुराद है जो मौजूदा माली साल है। अगले माली साल भी जिसके बजट का हदफ का आपने जिक्र किया है, एक यकीनन एक हमारी डिसेंट कलेक्शन हम इन्फोर्समेंट की मद में वहाँ पे भी एक्सपेक्ट करें। साथ ही साथ जो हमारी रिटेलर स्कीम है, जो दुकानदारों की स्कीम है, आप जानते हैं कि अक्सरियत ही हमारे छोटे दुकानदार अभी टैक्स नेट में नहीं है, और जिस स्कीम का हमने कुछ दिन कबल ऐलान किया और मैं आपके भी शो में पेश हुआ, आपके सामने भी तफसीलात पेश की, तो हम उससे भी इंशाल्लाह टैक्स नेट वाइडनिंग से भी इंशाल्लाह कलेक्शन एक्सपेक्ट करें। दीगर और मेजर्स भी हैं जिसमें एक थर्ड स्केड्यूल शामिल है। थर्ड स्केड्यूल के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं जो कि द मैन्युफैक्चरर स्टेज ही उसकी प्राइस भी प्रिंट हो जाती है और टैक्स कलेक्शन हो जाती है, और ये कुछ इंडस्ट्रीज़ का अपना मुतालबा था। सो वी फील कि इससे हम एक इन अ वे डिस्टॉर्शंस भी रिमूव करेंगे, और इंशाल्लाह इसके नतीजे में हमारी टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। और बिलखसूस दुकानदार की स्कीम के हवाले से हम एक तरफ तो रिलीफ मेजर्स दे रहे हैं जिसका हमने आपसे जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, मगर साथ ही साथ हम टैक्स नेट वाइडनिंग भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी भी नतीजे आपके सामने। दुकानदारों वाला तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन या फिर आप कह लें एक रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो 50 अरब रुपए की है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा हम वसूल नहीं करेंगे, और क्योंकि उनका ना ऑडिट होना है ना उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में लाना है, तो ये भी नहीं हो सकता कि शायद आगे जाके वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे तो उनसे प्रॉपर टैक्स हासिल करें। लेकिन मैं इसमें बाद में आता हूँ, मुझे जरा अशफाक तोला साहब को भी इंट्रोड्यूस कर दें। मुझे इस पे मौका दीजिएगा, मैं आपको दूंगा, बिल्कुल मैं बात करूंगा आपसे। अशफाक तोला साहब, दो चीजें, एक तो जैसे ये सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल का दायरा कार वसी कर दिया है, इसका क्या है मतलब, आप बेहतर समझा सकते हैं बतौर टैक्स एक्सपर्ट। और दूसरा जो खास तवज्जो थी औरंगजेब साहब की, वो थी नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट सिस्टम। जरा समझाइएगा ये क्या चीज है जो वो कह रहे हैं कि कस्टम में पहले अप्लाई की जा चुकी है, और इससे कैसे फायदा हो सकता है FBR को। जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट बिलाल औरंगजेब साहब फॉर अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, मेरा ख्याल है अच्छा बजट दिया है उन्होंने। और दूसरी बात, आपने जो दो स्पेसिफिक सवाल किए मुझे थर्ड शेड्यूल का, ये देखें हमारे यहाँ सेल्स टैक्स के निज़ाम में ये फ्रैक्चर्ड निज़ाम है हमारा, और इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, जहां पर ये थर्ड शेड्यूल में आ जाता है, जहां मिनिमम या मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हम टैक्स फिक्स करके हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या इंपोर्ट स्टेज पे ले लेते हैं, मैं समझता हूँ दैट इज द बेस्ट वे। 2017 में हमने एक एक्सरसाइज की थी सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स की, जिसको IMF ने शूट डाउन किया था,
वो बहुत बेहतर होता कैस्केडिंग टैक्स, बट ये नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ ये जो आइटम है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मैं पढ़ रहा था उस लिस्ट को, इसमें काफी प्लॉजिबल आइटम्स हैं और मेरा ख्याल है ये नीड ऑफ द आवर था। और बिल्कुल हमारे चंद क्लाइंटों ने भी हमें कहा था कि यार हमारे आइटम्स भी थर्ड शेड्यूल में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है अभी हम चेक कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे। दूसरा फेसलेस का देखें होता क्या है, जो कस्टम्स में आपने बात की, कस्टम्स के अलावा इनकम टैक्स का हमने जो RRMC की अपनी रिपोर्ट दी थी, बिलाल के बाद शायद मौजूद होगी इंटरिम रिपोर्ट, उसमें ये दोनों चीजें हमने मेंशन की थी। और इसलिए मेंशन की थी, चले अल्लाह ताला का फजल है कि अब वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं और उसका कोई फायदा उठाए। पौधा कोई लगाता है, दरख्त फल कोई खाता है, ताजिरों की स्कीम भी हमने ही दी थी और वो भी आज मेरा ख्याल है परवान चढ़ रही है। मिफ्ता साहब के साथ भी हमारी काफी उस मौजू पे बहस चलती रही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी अच्छी स्कीम दी थी। बट देखें मसला ये है कि फेसलेस का ये फायदा होता है कि इस वक्त जो आपका अप्रेजर है वो इन टेंडम विद आपके जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं या जिनके जो इंपोर्टर्स होते हैं ना, उनके साथ वो होता है। फेसलेस में ये होगा कि GD मास्क हो जाती है, इस पे कोई मार्क नहीं रहता। अगर उस सेंटर में AI के थ्रू अगर आप उसको क्लियर कर दें उस GD को, और आपकी एक रिसीट निकल आए कि जी ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि उसमें ओरिजिन भी आएगा, उसमें हर किस्म की चीजें मौजूद होंगी, और आपने ड्यूटी पे की और आप निकल गए, तो अप्रेजर का जो आपसे मेरा ख्याल है जो ताल्लुक वास्ता है, या जो चीफ अप्रेजर का है या प्रिंसिपल अप्रेजर का है, वो जीरो हो जाएगा। और अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वहां उनका रोल थोड़ा बहुत मिनिमम होगा। मगर इससे आगे चल के ना बिलाल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो 2017 में when again मिफ्ता साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हमने एक एडवाइस दी थी गामा स्कैनर की, कि आप स्कैनर के थ्रू आए, पूरा कंटेनर निकलेगा पिन टू उसमें सारा वो दे देंगे, उसकी ड्यूटी निकल आएगी। चले मुझे थोड़ा सा मुझे एक ब्रेक लेने दें। मैं चाहूंगा इस डिस्कशन को हम इसके बाद दोबारा शुरू करें, ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इस देवदास। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे बजट ट्रांसमिशन। 2026-27 का बजट अब से कुछ देर पहले कौमी असेंबली में पेश किया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब जरा ये बताइएगा, एक तो मैक्रो लेवल का यही सवाल, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, झगड़ा साहब भी कोई विजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम बढ़ रहे हैं इस्तेकाम से एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ, तो आपको वो नजर आ रहा है कि ऐसा है, या एक दफा ये टाइटनिंग खत्म होगी, दोबारा माली खसारा बढ़ने लगेगा, करंट अकाउंट खसारा बढ़ने लगेगा? दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी बात होती है, और एक्सपोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल में भी डिसमिल रही है। इस साल भी जो गुड्स एक्सपोर्ट है तकरीबन $32 बिलियन होगी, लेकिन इस बजट के जरिए बताया जा रहा है कि हमने उनको बड़ा इंसेंटिवाइज किया है। जैसे अभी हमने बात की कि जो मिनिमम टैक्स है या एडवांस टैक्स को खत्म कर दिया गया है, मिनिमम टैक्स 0.25 से बढ़ा दिया गया है, सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो आपको लग रहा है इतना रिलीफ दिया है उनको इस बजट में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी बूस्ट हो सकेंगी? देखिए, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे इस वक्त मुल्क खड़ा है कि हम ये जो 4 साल में 4% से कम ग्रोथ हुई है ना, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे उससे लेकर आज देखें तो पाकिस्तानी जो है वो 1.5% गरीब हो गया है, और इन 4 सालों में 78% इन्फ्लेशन हो गई है मुला के। सो जो तैमूर साहब बात कर रहे हैं कि कोई डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था, करंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाने चाहिए थे ड्रास्टिकली, वो नहीं हुए, पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुए, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हुई, वो सारी चीजें हुकूमत नहीं कही हुई थी। राइट, आप देखिए कि 3 साल पहले हुकूमत के जो करंट एक्सपेंडिचर नॉन डिफेंस नॉन इंटरेस्ट करंट एक्सपेंडिचर्स थे वो 10.6% ऑफ GDP हुए, फिर 9.5% ऑफ GDP हुए, फिर इसको फिर बढ़ा के 11.5% ऑफ GDP कर दिया है। तो करंट एक्सपेंडिचर्स पे अब भी ये खर्चा कर रही थी कि इस साल के अंदर ये PSDP और ADB सूबों को बहुत ज्यादा कम कर सकते थे और कुछ टैक्स रिलीफ दे सकते थे। दैट सेड, बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं 2-3 हुकूमत के तायद भी कर दूं 2-3 चीजों की। एक तो जैसा मैंने कहा कि ये सुपर टैक्स हटा देना नौकरी पेशा लोगों पे, जो कि इस्तेसाल जिनका किया गया है पिछले 3 साल में, वो बहुत जरूरी था। उस 3 साल पहले जब इन्होंने सुपर टैक्स लगाया था तो अब ये नहीं कहते बड़ा बोझ है, लेकिन आज जब रिलीफ दी तो कह रहे हैं बहुत बड़ी रिलीफ है, चलो ठीक है। इसी तरह 3 साल से देखें ना, हमको यही कहा जाता है कि हम ग्रोथ कर चुके हैं, अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ कर चुके हैं स्टेबिलिटी, ये 3 साल से यही कह रहे हैं ना। अब मुझे बताएं, जो इन्होंने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बिजनेस क्लास टिकट के ऊपर एक्साइज टैक्स खत्म कर दिया, पता नहीं कि इससे कितनी गुर्बत कम होगी, लेकिन जो PIA के नए ओनर को फायदा हो जाए, उनकी कुछ बिजनेस क्लास की सीटें और बिक जाएं।
इन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है टैक्स का रिलीफ दे दिया है, 2.5% से मेरे ख्याल से 0.5% कर दिया या 5% से 0.5 कर दिया। 5% तो से जो भी 0.5 गरीब लोग हैं, जिसके जो खवातीन जो हैं जिनको पैसे मिलते हैं, वो अब जब क्रेडिट कार्ड से बाहर मुल्क में शॉपिंग करेंगी तो उसकी विदहोल्डिंग टैक्स की, तो कुछ तो इन्होंने, और फिर उसी तरह रिफाइनरीज को भी इन्होंने कुछ टैक्स ब्रेक्स दिए हैं जिनकी जाहिर है कि जरूरत थी टैक्स ब्रेक्स की। तो ये मतलब अवाम फ्रेंडली बजट है। अब गुजारिश ये है कि इसके अंदर क्या कोई डायरेक्शन नजर आता है, तो सच्ची बात है मुझे नहीं आता, लेकिन नॉनदलेस आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इन्होंने सुपर टैक्स हटा दिया। उसके ऊपर एक गलती जो मैं करके गया था, ये मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, मैंने बहुत मरतबा की है कि उसी वक्त मैंने जब वजीर था जब भी कह दिया था कि एक्साइज लगा दी थी, सीवीटी लगा दी थी फॉरेन एसेट्स पे, वो 4 साल से कम नहीं की इन्होंने, लेकिन आखिर आज जाके कम कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। वो मुझसे गलती हो गई थी और मैं बिलाल को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ दुकानों के ऊपर टैक्स लगाने का। बिलाल और मैंने मिलकर इससे पहले भी एक मरतबा कोशिश करी थी, हम मैं शहीद हो गया, अल्लाह करे बिलाल इंशाअल्लाह ताला मजीद तरक्की करेंगे। थैंक यू। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब, आप हमारे साथ। तैमूर झगड़ा करता रहा इनसे जी 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 तैमूर साहब, बिलाल साहब की आपने बात सुन ली, जो मेजर्स लिए हैं उस पर आप कमेंट कर रहे थे ना कि कोई विजन नजर नहीं आ रहा, अब उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुझे फैक्ट्स चाहिए, बात हुई है, वन हैज टू बी फेयर। जैसे हालांकि मेरे ख्याल में जो ये ट्रेडर्स का प्रोग्राम है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था, लेकिन ये बिलाल साहब के एफर्ट को जो है वो अंडरमाइन नहीं करता। लेकिन विजन तब आपको नजर आएगा जब हम बताते कि एक्सपोर्ट्स कैसे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है जी, जब हम बताते कि इन इकदामात की वजह से इन्वेस्टमेंट आ रही है। विजन आपको नजर आता अगर आप एक्चुअली कहते कि जी हम टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड कम कर रहे हैं, खत्म तो करने नहीं चाहिए, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स फेयरनेस ऐसे आ रही है। जब 2 लाख कमाने से कम वाला जो बंदा है उस पे टैक्स नहीं कम हुआ, 2 लाख और 6 लाख के दरमियान जो है उस पे टैक्स कम हुआ, लेकिन अगर आप किसी और की कंपनी में काम नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आप पे टैक्स कम नहीं हुआ। ये टैक्स फेयरनेस की तरफ नहीं जाता, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप सुपर टैक्स या ये सरचार्ज के तौर पे ले लें, या फिर अगर आप ये सीवीटी के तौर पे ले लें जो फॉरेन एसेट्स है, ये रिलीफ नहीं है। अब सीवीटी लगाया था और मिफ्ता साहब का बड़ापन है कि वो मान रहे हैं कि गलत लगाया था, उसकी वजह से तो रेवेन्यू नहीं आया ना, उसकी वजह से तो सिर्फ जो है वो ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट हुआ है, क्योंकि जिसने डिक्लेयर किए थे दयानतदारी की वजह से अपने वो पैसे या अपने वो एसेट्स जो बाहर हैं, उसने तौबा कर दी होगी कि इस मुल्क में दयानतदारी का कोई सिला नहीं मिलता। जरा साहब एक सेकंड, मुझे एक, क्योंकि बात आपने भी मल्टीपल टाइम्स की है, क्या बिलाल क्यानी साहब, जो एक आपकी हुकूमत ने कहा था कि कुछ हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, उसमें रिफॉर्म्स में आपने कहा था जैसे पेंशन जो फंड होती है टैक्स पेयर के जरिए उसको तब्दील करेंगे, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप मुझे पता है 1-2 इदारे हैं यूटिलिटी स्टोर्स, पैस्को वगैरह की जिक्र करते हैं कि ये बंद हो गया, लेकिन ऑब्वियसली उससे कोई सिविल हुकूमत का खर्चा कम नहीं हुआ है। फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, एक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ली, लेकिन जो इदारे लॉस में है वो अभी भी लॉस में है। तो ये कुछ बुनियादी चेंजेस आपने कहा था हम करेंगे, 3 साल हो चुके हैं, तीसरा बजट है, हमें उस अमाउंट में इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं नजर आ रही, इसकी क्या वजह? जी देखिए, 2 बातें जी। एक तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो मिफ्ता साहब ने और तैमूर साहब ने पॉजिटिव बातें की रिगार्डिंग द रिटेलर स्कीम, जो दुकानदारों की स्कीम है। और देखिए, आई अंडरस्टैंड माजी में स्कीमें कोशिश की गई हैं, लोगों का एक स्केप्टिसिज्म है, और मगर इंशाल्लाह हम इसको अंजुमन ताजरान के और ताजर और दुकानदार साथियों के साथ लेके उनके साथ आगे चल के इसको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और स्केप्टिसिज्म आई अंडरस्टैंड, बट वी फील कि इंशाल्लाह इट विल वर्क दिस टाइम। और ज़ाहिर बात है हम भी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, और इंशाल्लाह फिर आप ख़ुद उसको बेहतर जज कर सकेंगे। देखिए दूसरी बात शहजाद साहब, मैं ज़रा मुख्तसरन बजट का खुलासा ये है कि तनख्वाहदार तबके के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, एक्सपोर्टर के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, सनतकार के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ, IT के शोबे के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ। और ये वो लीवर्स हैं जो पूरा साल आप भी हमें बताते रहे हैं, और कारोबारी हजरात और बिलखसूस तनख्वाहदार तबके के लोग, जिनको कहा जाता था कि इनकी कोई आवाज़ नहीं है इसलिए इन पर बोझ डाला जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी आवाज़
सबसे पहले उन्होंने उनका बोझ कम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स रिलीफ के बजट के अंदर सबसे पहली तरजीह ये थी कि पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा, फिर किसी और को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरी बातें एक दो शहजाद साहब अभी हुई, मैं उसकी लॉजिक पेश करना ज़रूरी है, और जिसमें FED की बात हुई कि बिज़नेस एयर ट्रैवल पर हो ये रहा था, जो हमने देखा है कि जब से ये FED लगी है तो बहुत सारे जो टिकट्स का रेवेन्यूज था वो यहाँ पर पाकिस्तान में बुक होने के बजाय लोग बाहर से ही टिकट खरीदने लग गए थे, या यहाँ से लोग किसी गल्फ मुल्क में जाके वहाँ से आगे टिकट खरीद लेते थे। तो इफेक्टिवली वो यहाँ पे उसका उल्टा इफेक्ट हुआ था। जिस तरह CVT की मिफ्ता साहब ने बात की, हमने उसको भी रिवर्स किया है। तो ये इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बल्कि ये रेवेन्यू वापस आएगा और लोग यहीं से टिकट खरीदना शुरू करेंगे। इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स के मतलब एक ये बुनियादी जो डिमांड आई थी कि ये 5% से 0.5% इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे जिसके पास भी अकाउंट था और कार्ड था, और बिलखसूस जो IT फर्म्स थी, अगर वो कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहती हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं, तो वो नहीं फिर यहाँ के कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे जी, वो फिर बाहर के कोई रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सिर्फ मामला यहाँ के शहरियों का नहीं है जो बाहर जाके कोई खरीदो फरोख्त करते हैं, मगर ये इंडस्ट्री की भी एक डिमांड थी। गलत कदम लिया था, उसको आप कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया है। जी नहीं, देखिए जी, मेरे ख्याल से विदहोल्डिंग टैक्सेस एज अ प्रिंसिपल हम चाहते हैं कि ओवरऑल आगे गोइंग फॉरवर्ड दे शुड रिड्यूस, और आप ये रुझान अगले साल के बजट अच्छा, मुझे बिलाल साहब जितने टैक्सेस ट्रांजैक्शन स्टेजेस पे होते हैं इसको कम करना चाहिए जी। दूसरी बात शहजाद साहब, जो बात हुई ना अखराजात की कमी की, देखिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये बात कि हमने पिछले साल पावर सब्सिडी स्कीम मद में 1036 अरब रुपए रखे थे। हमने साल के अख्ताम पे 893 अरब रुपए पे क्लोज कर रहे हैं, तकरीबन 150 अरब रुपए हमने यहाँ पे ओवर परफॉर्म किया, और अगले साल इस मौजूदा साल में 830 अरब रुपए इसकी मद में रखें, जिसका मतलब है कि वो बजट 1036 से 830 पे आ गया। 200 अरब रुपए यहाँ पर सिर्फ हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के जो सब्सिडी जाती थी पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसी या थ्रिफ्ट के लिए, उसमें रिडक्शन की है। तो ये सिर्फ बकिया आप अगर करंट एक्सपेंडिचर में देखें तो डिफेंस में एक इंक्रीज है, और बिल्कुल वो जस्टिफाइड इंक्रीज है। आपके सामने सूरत हाल है, और पिछले साल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जंग जीती, वो आपके सामने। आज जो हमारी डिफेंस नीड्स हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा आप अगर देखें तो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंदर कोई मार्जिनल इंक्रीज है, वो भी वही है जो 7% आज तनख्वाह में ऐलान किया गया है। बिलाल साहब एक ब्रेक लेना है, बंद हुए हैं, न्यूज़ हेडलाइंस है, उसके बाद मैं इस डिस्कशन को जो है वो दोबारा जारी रखूंगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बजट 2026-27 जो आज पेश किया गया है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, और प्रोग्राम कैंप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है गौहर एजाज साहब ने, साबिक निगरान वफाकी वजीर हैं, और इसके अलावा सनतकार मुसद्दिक जुल्करनैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। सुहेल साहब, ज़रा मुझे पहले ये बताइएगा कि एक इशू जो हम हर दफ़ा बजट में डिस्कस करते हैं, और वो पिछले 2 साल में ज़्यादा सीवियर था, कि पाकिस्तान को अपनी एक्सटर्नल जो पेमेंट्स करनी है उसमें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस साल ऑब्वियसली हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी, हम देख रहे हैं $41 बिलियन टच कर जाएंगी, RDI अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी स्टैग्नेंट है। ये इशू होगा इस साल, चैलेंज है या नहीं हमारे लिए? देखिए, दो आपके पहलू हैं, एक एक्सपोर्ट अलग है और एक्सटर्नल अकाउंट अलग है। तो एक्सटर्नल अकाउंट में तो मुझे लगता है कि कोई मेजर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए कि सरकार खुद कह रही है कि हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% से कम करेंगे। और आपको पता है पिछले 3-4 साल से किस तरह हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, और लास्ट ईयर तो करंट अकाउंट सरप्लस था, इसके बावजूद के 4 महीने ईरान की जंग थी। दूसरी जानिब जो अभी सऊदी अरेबिया से हमने लोन लिया है, जो UAE से लोन था, वो हर साल रिन्यू होता था। अब इतरात ये कि जो सऊदी अरेबिया से लोन लिया है वो 3 साल का है। इसी तरह जो यूरो बॉन्ड लिए हैं वो भी 3 साल 5 साल के, रोल ओवर नहीं कराना, तो रोल ओवर रिस्क कम हो गया। तो ओवरऑल जो है मेरे ख्याल में एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन और करेंसी की सिचुएशन तो आई थिंक अंडर कंट्रोल रखती है, अज्यूमिंग कि ये ईरान का मसला कोई एक ऑयल को $150 या $130 ना ले जाए। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का है, आई थिंक एक्सपोर्ट्स में 2 पहलू हैं, एक है गुड्स एक्सपोर्ट्स और एक है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में तो जो 15-20% की ग्रोथ है वो बज़ाहिर लग रहा है कि चलेगी, क्योंकि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन का जो इशू था IT की ख़त्म होने का, उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, वो ख़त्म हो गई है। जहाँ तक गुड्स एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे, और जो कुछ मराहत हमने देखा एक्सपोर्टर्स को दी है, मगर जो दुनिया में रिसेशन है या स्लो डाउन है, प्लस हमारी एनर्जी कॉस्ट है, प्लस टैक्स रेट हमारा अभी भी रिलेटिवली हाई है,
तो हो सकता है कि वहाँ कोई 15-20% ग्रोथ ना आए, मगर अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट में हमें लगता है थोड़ी बहुत ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि जो कमोडिटी थी राइस वगैरह की ग्रोथ एक्सपोर्ट वो काफ़ी मुतासिर हुई थी। तो अगर वो बेहतर हो जाती है तो हम 30-32 अरब का आई थिंक एक्सपोर्ट्स गुड्स का कर सकते हैं और 11-12 बिलियन का हम कर सकते हैं सर्विसेज का। तो ये 44 बिलियन ये हो गया, और आपका रेमिटेंस और आरडीए मिलके 44 से 45 बिलियन हो जाएंगे। तो ये कोई 88-89 बिलियन डॉलर का इनफ्लो अगले 12 महीने के लिए मुझे लगता है एडिक्वेट होगा। सही, जरा एक्सपोर्ट्स पर ही मजीद बात करते हैं। गौर एजाज साहब, क्योंकि हुकूमत का विजन है और एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि 2035 तक हमें 100 बिलियन डॉलर करने हैं एक्सपोर्ट्स। मुझे याद है 2014-15 में एक नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि 100 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स करने हैं। कुछ इकदाम लिए गए हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर से, जैसे एडवांस टैक्स था वो खत्म किया गया है, सुपर टैक्स खत्म किया गया है। क्या आपको लगता है कि इतनी मराद दी गई है कि एक्सपोर्ट्स आपकी सब्सटैंशियल इंक्रीज हो सकती है इस बजट के बाद? शहजाद, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव के पिछले 2 साल से एक्सपोर्टर्स को जो है के साथ ज्यादती हो रही थी कि उन पे जो विदहोल्डिंग टैक्स था, जो नॉर्मली आप डोमेस्टिक ट्रेड भी करें तो आपके पास मिनिमम टैक्स जो है वो 1% और 1.25% की कैटेगरी थी, लेकिन एक्सपोर्टर पे 2% लगा दिया था विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स, जो कि जो है डिस्क्रिमिनेशन सी एक्सपोर्ट से। तो पॉजिटिव स्टेप ये है कि उन्होंने रियलाइज किया और वो उसको 2% से 1.25% पे लेके आ गए विदहोल्डिंग टैक्स। बट एक्सपोर्टर्स डिमांड करते थे कि इनको फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं, क्योंकि जो है वो एक्सपोर्टर का काम है कि जाए दुनिया में माल बेचे और दुनिया में जाके जो है वो पाकिस्तान के लिए डॉलर्स कमा के लाए। हमने उनको जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के मसाइल हैं हमने उनको उसी में डाल दिया। आप आज टर्की को देखें, टर्की ने 9% का टैक्स रेट निकाल दिया। हम अभी तक जो है वो टैक्स रेट 29 और 8% अब जो है सुपर टैक्स 37% का ये बेस टैक्स रेट है। उसके बाद डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स है और उसके बाद WWPFP है, WPPFP है, सोशल सिक्योरिटी है, EOB है, सिर्फ 2% का इम्पैक्ट आया टैक्स पे। जो 63 था मैं अभी समझता हूँ 61% फ्लैट पड़ेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए मैं ये समझता हूँ इस बजट में जो है वो कुछ नहीं। तो जो $30 बिलियन 4 साल पहले की एक्सपोर्ट थी, गुड्स की एक्सपोर्ट जो है वो मैं ये समझता था कि गवर्नमेंट उसको इनकरेज करेगी, कम से कम उसको DLTL पे ड्रॉबैक में उनको ग्रोथ पे 10% देना चाहिए था, ताकि कोई पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ डायरेक्शन तो दे, कोई चीज तो उनको दे पॉजिटिव जिसके तहत वो मेहनत करे। लेकिन मैं एक्सपोर्टर्स के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में सिर्फ एक चीज है कि उनके विदहोल्डिंग टैक्स को 2% से 1.25 कर दिया। सही। और उनके जो है वो टैक्स रेट वहीं का वहीं खड़ा है। सही। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब भी मौजूद है, वफाकी वजीर बराए प्लानिंग। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब एहसन इकबाल साहब, एक ऐसा मामला है जिस आप जो है वो पब्लिकली आके टीवी पे बात करते रहे, आप मीटिंग में बात करते हैं कि 2035 तक हमने $100 बिलियन को अपनी एक्सपोर्ट्स तक लेके जाना है। लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स कम किया है आपने 1% से, मिनिमम टैक्स 1% था 1.25% कर दिया। इसके अलावा कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई है जिससे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है उसमें इजाफा हो? शहजाद, सबसे पहले तो हमें ना उन मारूजी हालात को पेश नजर रखना चाहिए जिनके अंदर ये बजट बना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आखिरी पिछला जो साल था उसकी सहमाई में जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई उसने हमारी मईशत को बुरी तरह इम्पैक्ट किया, क्योंकि हम एक बहुत हैवी ऑयल डिपेंडेंट मईशत है और बिलखसूस हमारी जो इस खिते के साथ तजारत भी उससे मुतासर होती है। दुबई एक मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो एक्सपोर्ट्स को भी मुतासर करती है और पूरी इकॉनमी हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उससे मुतासर हुई है। तो और उसके भी असरात चल रहे हैं। तो अभी हुकूमत के पास एक बड़ी महदूद स्पेस थी। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारे इस खिते के हालात हैं, जियो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, मशरकी सरहदों पर जो सूरत है, मगरबी सरहदों पे है, तो हमारी दिफा की ज़रूरियात भी ऐसी हैं कि हमें उन्हें मुकद्दम रखना है। इस वक्त सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने दफा के अंदर कोई किसी किस्म की नरमी ना दिखाएं या उसमें कमी ना दिखाएं। तो ये सारे जो इस वक्त हमारे इम्पेरेटिव्स हैं, आपने देखा कि बजट बनाने में भी जो कुछ दुश्वारी हुई इसी वजह से हुई कि फिस्कल स्पेस कैसे पैदा की जाए और फिर हमें सूबों की मदद लेना पड़ी और उससे हमने फिर बजट को पुट टुगेदर किया। लेकिन इस बजट में सिग्नलिंग जरूर की गई है कि जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि कुछ रिलीफ दिया गया। एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि उन पर जो एडवांस
टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाए, वो उसको खत्म किया गया। इसी तरह बिजनेसेस का बड़ा मुतालबा था कि सुपर टैक्स खत्म किया जाए, उस सुपर टैक्स को भी खत्म किया गया। इसी तरह सैलरीड लोगों का जो हम सब समझते थे कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, उनके लिए भी कंसेशन किया गया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बजट कोई नॉर्मल हालात में बना है, ये जिन एबनॉर्मेलिटीज के अंदर बना है। और एहसन साहब ये इसमें एक चेंज है, देखें 13,350 का वो फिगर है जो कि डिविजिबल पूल में जाएगा, यानी तकरीबन 41% वफाक को मिलेगा, 59% सूबों को चला जाएगा इसमें। लेकिन इसके ओवर एंड अबव जो एफबीआर टारगेट है वो 15,264 अरब रुपए है। अगर ये आप हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब तकरीबन वफाक को 1900 अरब रुपए इजाफी मिल रहे होंगे। लेकिन रियलिस्टिकली अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो शायद हो सकता है ये टारगेट अचीव ना हो, एंड वी विल स्टैंड समवेयर बिटवीन 14,500-400, यानी कि आपको तकरीबन 1000 अरब रुपए फिर भी ज्यादा मिल रहे होंगे। उसमें से 450 अरब रुपए चले गए दिफाई बजट में इजाफे, बाकी जो 550 अरब रुपए वो कहां पे? जी, अगर हम तारीखी तौर पे देखें तो अपनी 78 साल की तारीख में सिर्फ अर्ली ईयर्स में गालबन 3 साल थे कि जब टैक्स टारगेट पूरा हुआ, वरना अमूमन 1800 अरब का शॉर्टफॉल होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ शॉर्टफॉल के बाद तकरीबन 1100 अरब रुपए आपके पास बचेंगे, वफाक के पास इजाफी 450 चले गए दिफाई बजट में इजाफी, बाकी जो ये है ये कहाँ पे फिस्कल स्पेस जो क्रिएट की है इससे क्या होगा? उसके लिए अगर जो भी हमें फालतू फिस्कल स्पेस मिलेगी उसमें हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान ने आबी जारियत शुरू की हुई है और जिस किस्म के वो मंसूबे बना रहे हैं, अगर हमने उसकी पेशबंदी ना की और अपने वाटर रिजर्वायर खास तौर पे दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम को 2030-31 तक मुकम्मल नहीं किया तो हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे वाटर सिक्योरिटी पे और इसी तरह फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो जो भी हमारी सेविंग होगी दैट विल गो टुवर्ड्स वाटर प्रोजेक्ट्स, ताकि हम पानी के जो मंसूबे हैं जिन पर हमारी वाटर और फूड सिक्योरिटी का दारोमदार है उन्हें हम डिले होने से बचा सकें और बर वक्त उनको मुकम्मल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुसद्दिक साहब जरा बताइएगा, इस बजट कोई ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया गया जिससे आप ये कह सकते हैं कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे? क्योंकि जो बजट स्पीच थी उसका आगाज़ इसी बात से किया गया था कि हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है। गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स में आपने सिर्फ कमी की है, और एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि बड़ी लिमिटेशंस थी, फिस्कल स्पेस कम थी, सूबों ने मदद की तब थोड़ी जाके स्पेस निकली है। तो कोई इंडस्ट्री के लिए ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे आप कहें कि सलाहियत बढ़ सकती है, पैदावारी और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है? शहजाद बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। एक तो मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि स्टैग्नेट हैं एक्सपोर्ट्स, खासकर टेक्सटाइल की, टू सम एक्सटेंट ये टोटल में तो ठीक नजर आता है, मगर आप देखें बास्केट जो है ना वो चेंज हो रही है। हमारी जो यार्न एंड फैब्रिक की एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, और जो आपके होम टेक्सटाइल्स है और जो आपके गारमेंट्स नेटवेयर है उसकी जी वैल्यू एड की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो बास्केट तो बड़ी है, अलबत्ता टोटल चेंज नहीं हुआ। अब मसला ये है कि ये बात एहसन साहब की अपनी जगह सही है कि जी इस वक्त फिस्कल स्पेस कम है, उसमें कम दे सकते थे, और जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके अलावा जो हम सुन रहे हैं विच इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि सुपर टैक्स जो है जो कि 8% किया गया है 500 मिलियन से ऊपर, एक्सपोर्ट्स के लिए टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये होता है या नहीं होता है, फर्दर अमेंडमेंट आती है कि नहीं आती है, हम देखेंगे। असल बात ये है कि इस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है वैल्यू एडेड में वो $2-2.5 बिलियन से ज़्यादा की नहीं है। तो हम सस्टेन करें और इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि हम 6 महीने साल से आगे का सोचते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि जो साल है ये कैसे गुजर जाएगा, अभी हमारी रेमिटेंसेस आ जाएंगी, हमने सऊदी अरब से 3 साल का लोन मिल गया है, उससे गुजारा हो जाएगा। भाई आगे क्या होगा? आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट आपने करनी है आगे? जब तक एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ेंगी तो वो टेक्सटाइल्स में हो या बाकी चीजों बनाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत थी फिर? देखें बात शहजाद ये है कि एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, राइट? वो तभी होगी अगर जो आपका उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। इस वक्त एनर्जी रेट के अलावा जो आपके बेशुमार लेवीज हैं जो कि लेबर पे लगाई गई हैं, जो कि गवर्नमेंट के पास जाती है और लेबर पे खर्च नहीं होती है, वही 7-8% बढ़ जाती है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में है वो आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा है। अभी गौहर साहब फरमा रहे थे कि जैसे टर्की ने 9% कर दिया है, बांग्लादेश में 12 से 10% टैक्स है ऑन एक्सपोर्ट्स, श्रीलंका में 15% है, वियतनाम में 20 और 21% और सब इंसेंटिव्स भी हैं। अब वो आप हमारे ऊपर जो टैक्स है
वो इतना ज़्यादा टैक्स के बाद रिटर्न इतनी नहीं बचती, जिसके जो पैसे कमा भी रहा है, क्योंकि हमारी तो लेबर भी कॉस्ट भी ज़्यादा है, हमारी एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो हम पैसे जो लोग बचा भी रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा री इन्वेस्ट करें। और तकरीबन आप समझे कि अगर आपने $10 बिलियन का इजाफा करना है तो $6-7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है, और वो हो सकती है डोमेस्टिकली भी हो सकती है, प्रोवाइडेड देयर इज इनफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो नहीं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं, आई थिंक गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मेजर्स किए हैं, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो सैलरीड क्लास है, हम हमेशा ये कहते रहे उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिला है जी। मगर एक चीज देखें, जो आप कह रहे हैं कि 2% से 1.25% हो गया, एक्चुअली ये टैक्स बढ़ा है, कम नहीं हुआ। 1% मिनिमम टैक्स से 1.25 हुआ है। चंद एक कंपनीज हैं जो ज्यादा प्रॉफिट बना रही है, हमारी कंपनी है माशाल्लाह ज्यादा प्रॉफिट बना रही है, हम उस रेंज में नहीं आते, हम नॉर्मल टैक्स रेजिम के जो रेट्स हैं उस पे लगते हैं। मगर मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो 4% या उससे कम मुनाफा कमा रहे हैं, उनको 1.25 जो है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। 1.25 जो है वो उससे ज्यादा, 4% पे जो मुनाफा बनता है वो 1.16 ऑफ द टर्नओवर बनता है। तो आपने एक्चुअली तो टैक्स उनका 1% से बढ़ा के 1.25 कर दिया, और एडवांस टैक्स में उनको लिक्विडिटी से फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। देखिए लिक्विडिटी में फायदा हो जाएगा, उसमें असल फायदा ये है कि लोग ये समझते हैं कि जब पैसा एडवांस में चला गया तो एफबीआर से वापस लेना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि बहुत सारा छोटा, देखें अब हमारे जैसे बड़े एक्सपोर्टर को आप छोड़ दें, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हम ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है टैक्स ज्यादा लगेगा मगर हमें एफबीआर से मसला नहीं आएगा। जो एसएमई है, हजार एसएमई है, उसको जाके जब एनटीआर में जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो एक अच्छा खासा मसला है। वो उनके लिए रोज उनको जो नोटिस आएंगे, उनकी जो हैरेसमेंट होगी, उसको आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो आई डोंट थिंक, ठीक है थोड़ा बहुत रिलीफ डेफिनेटली वी शुड एक्नॉलेज दैट, मगर दैट रिलीफ इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड ग्रोथ। दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। ठीक है मुस्तफा जी। अशफाक तोला साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, और दूसरा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सेस में जो इजाफा है 2200 अरब रुपए अगर हमने इकट्ठा करना है, ये कहां से होगा? अब तक आपने पता लगा लिया कि कैसे इसको इजाफे को जो है वो हासिल किया जाएगा? जी शहजाद, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अभी ये 13,000 के करीब आपने, मेरा ख्याल है 12,983 आप कह रहे हैं कि जी इस साल हम टैक्स रिकवर करेंगे, और 12,983 को अगर मैं 12.5% पे लूँ, 4.5% की ग्रोथ पे 4.2 और 8.4, तो 12.6 अगर मैं 12.5 पे लेता हूँ तो ये बनता है टोटल मिला के 14,000 सब बिलियन। तो 658 अरब का ये डेल्टा आ रहा है 15,264 से अगर मैं निकालूं तो सही है। उसमें से 50 बिलियन का तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं जो ताजिर दोस्त स्कीम या जो नई स्कीम ये ला रहे हैं रिटेलर की, उससे कर रहे हैं। कुछ उन्होंने ये जो मेजर लिए हैं जो मॉनिटरिंग के, उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाएंगे। और बाकी मैं आपको अभी मेरा ख्याल है जो मेरी इतलात है, कुछ दिनों बाद ये एक विंडफॉल लेवी का लॉ आएगा, जो मैं समझ रहा हूँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अभी जो उन्होंने एक्सेसिव पेमेंट कर दी है रिफाइनरीज को ऑन अकाउंट ऑफ ये जो ये उन्होंने प्लाट्स के ऊपर किया और फिर जुबैल की रिफाइनरी पे किया, तो उस किस्म की चीज़ों पे मेरा ख्याल है वो लेवी लेंगे ताकि वो फेडरेशन के पास रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से ये आएगा। दूसरा ये है कि ये अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की हैं। मॉनिटरिंग में ये जो फेसलेस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पर भी एक अच्छा पोटेंशियल इनके पास है। जैसे मिर्जा साहब कह रहे थे, अदन मजाक में इनको बता रहा हूँ कि PIA ने आज से 4 साल पहले अपनी बिजनेस क्लास खत्म कर दी थी, इकोनॉमी प्लस कर दी थी वो। अच्छा, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा, फिर उससे कोई फायदा नहीं होना जा रहा है। तो हमें जरा इस बात की याद करनी चाहिए कि हमें अपने दोस्तों को भी देखना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे और हम इस बजट के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हबीब, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आरिफ साहब, सबसे पहले आपके जो की टेक अवेज थे इस बजट के हवाले से वो क्या है वो बता दें, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से भी इकदाम दिए, मैं खसूसी तौर पर उस बात करना चाहूँगा। आई थिंक इस बजट में गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान में जो है वो टैक्सेस ज़्यादा हैं, और उन्होंने एक डायरेक्शन सेट किया उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर ये जो बात कर रहे थे कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए,
तो उसके लिए जो एक्सपोर्ट सेक्टर की जो डिमांड्स हैं उनको उन्होंने मीट किया काफ़ी हद तक जो है। उनको ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में भी जो है वो अच्छे तरीके से टेक केयर किया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो सुपर टैक्स की बहुत डिमांड थी उसको जो है वो उन्होंने पार्टली एक्सेप्ट किया है। तो कुछ जगहों पे उन्होंने जो कुछ ख़त्म किया लोअर स्लैब के अंदर, और हायर स्लैब में जो है वो कुछ रेट कम किए बट कुछ सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ENP सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है या फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उस पर जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया। सुपर टैक्स का असरात उन पर नहीं आएंगे इन सेक्टर्स उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो सैलरी टैक्स में जो है वो उन्होंने बहुत ही जायज़ जो है वो कमी की है, उनको बनता भी है। मज़ीद भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो है वो रिलीफ बनता है। तो जनरली फिर 7E को ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो भी आई थिंक एक अच्छा इक़दाम है। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ट्रैवल जो है वो कम कर दिया है उसके ऊपर। सर क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो ये चीज़ हमने बार बार सुनी कि रियल स्टेट सेक्टर में जो है कुछ पैसा ऐसा है जो कि जब सिर्फ लैंड में चला जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं होता, तो उससे बेहतर है कि हम तवज्जो दें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर दें या फिर हम इंडस्ट्री के ऊपर दें, एक्सपोर्ट के ऊपर दें। अब यहाँ पे इन्होंने जो बायर और सेलर पे ट्रांसफ़र फी थी उसको उसकी परसेंटेज आधी कर दी है, उस पर जो टैक्स था वो आधा कर दिया है। तो क्या इससे दोबारा वही हुकूमत ने जहाँ से शुरू किया था हम वही नहीं चले गए कि पैसा अब दोबारा पार्क होगा, प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे क्योंकि ऑब्वियसली लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे? क्या ये दोबारा जो हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया था उसको रिवर्स नहीं कर दिया? नहीं, आई बिलीव देखें अब एक्चुअली हुकूमत जो है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का फ़र्क समझ गई है। अब वो ज़्यादातर जो है वो बातें करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म का मेरा घर स्कीम में जो उन्होंने 10 मिलियन रुपीस तक की 5% पे 10 साल के लिए जो फैसिलिटी दी है, आई थिंक वो आम लोगों के लिए बहुत, और पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो है वो ज़्यादा आसूदमंद होगा। क्योंकि ये जो प्लॉट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल है, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ट्रांजैक्शन जो होती हैं और उस पर वो अगर ब्लैक मनी जो है पार्क होती है तो उसको बिल्कुल ही आप डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है इसमें टैक्सेस भी जो है वो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री से ज़्यादा है। फिर उसके और कंट्रीब्यूशन है, रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो है वो हाउसिंग, आप लोगों को छत फराम करते हैं। फिर अब ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है, तो मेरी नज़र में टैक्सेस का एक हद तक जो है वो इम्पैक्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग हम कहते हैं, वो अवेलेबिलिटी होना, और जो आम लोग हैं, देखें जो कॉमन मैन है ना, उनके पास जो है रिकनसाइल वेल्थ नहीं होती, तो उनको आप अलाउ करें कि वो अप टू सर्टेन अमाउंट, जिस पे कि वो बात भी हुई है और उन्होंने इस पर हामी भी भरी है कि हम 100 मिलियन रुपीस तक जो कोई अपना घर पहला घर लेगा तो उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो वो एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेड जो है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये दो चीज़ें, और फिर दूसरे कुछ रेगुलेटरी मैटर्स हैं, अगर उसको हम ये ठीक कर लें तो, क्योंकि पाकिस्तान इज़ शॉर्ट ऑफ हाउसेस, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है। तो ये हुकूमत ने इसका एक मैसेज दिया है कि यस वी आर फॉर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के लिए मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है ये डेवलपमेंट का काम, उनके पास लैंड बैंक मौजूद है, वो लैंड बैंक अवेलेबल करके अपने आप को भी मोनेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व करें। इसी तरह जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके, फिर इनसे जो इंडस्ट्रीज सारी वाबस्ता हैं, वो जनरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री जो है वो 50% कैपेसिटी पे एवरेज चल रही है। तो इन सब इक़दाम की वजह से आई थिंक उनकी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी, तो उसमें रोज़गार भी बढ़ेगा और उसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ेंगे, ग्रोथ का भी जो है वो ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव होगा। तो यूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उनमें बड़ी क्लैरिटी है पॉलिसी मेकर में, और प्राइम मिनिस्टर भी इसको कहते हैं कि भाई मैं फ़ाइलों का जो है के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन को जो है वो प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सोशल बेनिफिट्स हैं। राइट, हमने कुछ अर्से पहले पूरा एक तफसील से प्रोग्राम किया था, एक ट्रांसमिशन की थी, और हमने ये बताया था कि मुल्क में हम बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी है, लेकिन एक बड़ा मसला जिसको एड्रेस नहीं किया जाता वो है पाक की बढ़ती हुई आबादी।
अगर हम इस साल 3.7% से ग्रो कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की आबादी 2.5 या 2.6% से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली आप सिर्फ 1% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सूरत हाल पर तवज्जो दें। और इसी सिलसिले में जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से बात की थी, उनसे कमिटमेंट ली थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं एक तो उनको अवेलेबल करें और दूसरा अफोर्डेबल बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ख़त्म किया जाए। और हमने उनको ये बताया था कि पिछले साल जब हुकूमत ये टैक्स ख़त्म करने जा रही थी तो IMF ने ये टैक्स ख़त्म नहीं करने दिया था। लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक मसला है, तो क्या इसको एड्रेस करने के लिए दोबारा इस पर से टैक्स ख़त्म किया जाएगा, IMF को कन्विंस किया जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। तो उन्होंने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, सुनिए। Why are we still importing contraceptives? हमें कॉन्डम भी इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें हम टैक्स भी लगाते हैं। अभी मैंने ये खबर पिछले साल की निकाल के दोबारा देखी है कि पिछले साल ये खबर आई कि हमने IMF से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% GST खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इस मरतबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? हमारी शहजाद साहब इस दफ़ा बिल्कुल ये हमने टेकअप भी किया है विद द फंड and we want to move in that direction. This is an active discussion at this point in time, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा इस पे हम छूट ले सकें, because this is mission critical. तो 24 मई को हमने प्रोग्राम किया था और औरंगजेब साहब ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि IMF से हम ये छूट ले सकें, एंड वी बिलीव कि इस दफ़ा अगर बजट में ये डाला है तो इस पर IMF से बातचीत, नेगोशिएशंस हो गई होंगी, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला था। और इसी तरह जो सैनिटरी पैड्स हैं ख़वातीन की सेहत के लिए, उन पर भी जो है हुकूमत ने टैक्स हटाने का फैसला किया है। खाका नजीब साहब, हुकूमत ने आज दोबारा ये कहा है हमने इस्तेकाम हासिल कर लिया है, अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। तो जरा मैं मैक्रो लेवल पे बात करना चाह रहा हूं कि ग्रोथ का टारगेट अभी भी 4% तय किया है। जैसे हमने कहा कि आबादी अगर 2.5% से बढ़ रही है तो इफेक्टिवली आप रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे उन लोगों के लिए भी जो नए लेबर फोर्स में आएंगे। तो आपको लगता है कंजर्वेटिव टारगेट है या दुरुस्त सिमत में ही हुकूमत एक स्टेडीली और एक तसलसल की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है? जस्ट फॉर क्लैरिटी, सो अगर 1% की ग्रोथ होती है तो तकरीबन अगर 4 लाख नौकरियां निकलती हैं। अगर 4% की ग्रोथ करते हैं हम तो तकरीबन आप समझें 15 लाख नौकरियां पाकिस्तान में निकलती हैं। अगले साल तकरीबन 25 लाख बच्चे और बच्चियां जो हैं वो सिस्टम को एंटर करते हैं। सो यू आर स्टिल शॉर्ट बाय अबाउट 1 million टू क्रिएट जॉब्स इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली उसमें से अब मिलियन बाहर जाते रहे हैं। दैट विद द मिडल ईस्ट सिनेरियो कैन चेंज। So on that account, आपको तो obviously anything above 5 would probably be a better solution for Pakistan. But you know that really depends. So इस सर्वे को देखें और बजट को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करें। तो सर्वे ने आपको ये बताया कि आप कितने डेंटेड हैं मोस्ट ऑफ द एरियाज में। अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द हायर साइड, पॉवर्टी ऑन द हायर साइड, आपकी इन्वेस्टेबिलिटी जो है पिछले 3 बजट्स ने कितनी डिस्टर्ब की है। शहजाद, इस बजट में यू हैव मेड अ नंबर ऑफ करेक्शंस जो शायद करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, एंड दैट्स व्हाई आई से कि इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्रेमिंग ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी पे एक बहुत गहरा असर होता है। सुपर टैक्स सिर्फ आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में हम लगाया करते थे जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइंस एंड मिनरल्स में आ रहे होते थे। इट वॉज नॉट अ टैक्स, ये 1 साल के लिए पाकिस्तान में लगाया गया था एक सिचुएशन को संभालने के लिए। हमने उसको जब पार्ट एंड पार्सल बनाया तो हमने इन्वेस्टेबिलिटी इस तरह खराब की कि अब 14% है हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP, बिकॉज लोगों के पास पैसे ही नहीं रह जाते टू इन्वेस्ट। इसी तरह 29% का जो टैक्स था, मैंने तब भी टेबल पे कहा था, मैं आज भी कायम हूं, ये 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। So try and understand that directionally budget is absolutely on the right path. You cannot disagree. But what you're trying to solve, अगर आप $60 अरब, I mean, I shouldn't even be quoting that figure. अगर आप $32 अरब या $30 अरब की गुड्स की एक्सपोर्ट, मैं दूसरे पे भी आता हूँ, को 10% भी बढ़ाना चाहते हो हर साल, are your measures enough? That's the first question that you must be asking. The answer that I would give humbly is कि much more would be needed. और जो अभी मुसद्दिक साहब मैं पहले सुन रहा था, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया है कि वो इंसिडेंस कैसे ज़्यादा आ जाएगा, टेक्निकली वो बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 22 लाख से ऊपर जो हमारा सैलरी है जी,
उसको जितना दे दें, मतलब आई डोंट, सुपर टैक्स उड़ा दिया है, होना ही नहीं चाहिए था। वो वैसे 3%, वो 35 से ऊपर जाके लगता है होना ही नहीं चाहिए था। सो यू नो दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। जो होलसेलर्स का इंक्रीज किया है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ टैक्स मेजर्स आल्सो व्हिच नो वन हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मैं अभी चला जाऊंगा उनमें कि क्या डेप्थ है। सो लेट्स ट्राई एंड सम अप के अगर हमने आगे बढ़ना है कि सैलरीड की एक रिलीफ 22 लाख से ऊपर, ओवरऑल सैलरी कलेक्शन अभी भी ज्यादा आएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिकॉज सैलरीज भी बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शनली टैक्सेस कम किए हैं, पर साथ मुझे ये नहीं दिखाया कि कैपिटल गेन्स टैक्स को प्रॉपरली निफाज किस तरह किया। सो यू आस्क मी ना कि व्हाट इज आई एम वांटिंग फ्रॉम द बजट। मैंने जुनेद को भी उस पर एक्सप्लेन किया था, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वांट अ प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स। मैंने टेबल पे बैठ के भी कहा था, विच इज ऑन योर मार्जिनल इनकम। अगर आपने करेक्ट करना है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सो वील गो थ्रू द करेक्शन। एक्सपोर्टर्स में बहुत अच्छी बात है कि आपने सुपर टैक्स उड़ा दिया, होना ही नहीं चाहिए था। बट अगर मैं टर्की से 9% पे कंपेयर कर रहा हूं और बाकियों से, then that's not going to be enough to even give me a 10 to 15% jump. 60 अरब is something, you know, different story. IT को वापस उस regime में ले आए हैं, that's fine to do. There is a no. अच्छा, चूंकि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं ये measures, अब let me go on के क्या चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते थे जो हमने नहीं की, that is still, you know, something. फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर देनी चाहिए थी यार। You want to make the big calls, so that's your big call. Into corporate dividend income, that's another area, because जब मैं take home करता हूँ, it disturbs me. उसको खत्म करना चाहिए था। खत्म ना करते तो 15% को घटा जरूर देते। Directionally, you must signal that we are very, very, very pro manufacturing, which has gone down from being 18% at one time to, you know, under 10, and I'm uncomfortable with that. GST regime को जितना मर्जी बढ़ाएं, I'm all right with that. क्या नहीं कर सके? 12.5% पे GST शुरू किया था, आज भी 18% पे है। A country like ours doesn't cut it for me. जी अगेन 50,000 के थ्रेशोल्ड के ऊपर आई अंडरस्टैंड कि 1% लगा हुआ है, बट यार आई मीन इसको 75,000 तो कर देना, बिकॉज दैट हेल्प्स। आई मीन दैट हेल्प्स माय, यू नो, CVT उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात की है। अब अगर आप मल्टी लेयर टैक्सेशन ऑन द एनर्जी सेक्टर, बिकॉज अभी भी जिक्र हो रहा था एनर्जी का कि इट्स नॉट कंपेयर, सो व्हाट कुड यू हैव डन इन द बजट? आई मीन आई कैन एक्चुअली, यू नो, मैं चार्ट करता हूँ कि एनर्जी पे क्या टैक्सेस है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी बजट के पास होने में बड़ा टाइम है। GST लगा हुआ है 18% पे, फर्दर टैक्स है 4% पे, एक्स्ट्रा टैक्स है 3 से 5% पे, एडवांस इनकम टैक्स है, वो डिपेंड करता है, वेरिएबल है, डोमेस्टिक विद होल्डिंग टैक्स है, कमर्शियल विद होल्डिंग टैक्स है, इंडस्ट्री विद होल्डिंग टैक्स है। इसको जाके देख लें, आई थिंक देयर इज रूम देयर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अच्छा, क्योंकि ये बातें हमें इसलिए करनी है कि वेयर वी गिव अ पैट on the back to the government, directionally moving absolutely rightly, but the depth of that reform is something very different, because the economy, सही, तो वो आप कह रहे हैं कि इनिशियली डायरेक्शन तो मिल गया है, लेकिन मुस्तदिक साहब दो चीजें सवाल। एक तो ये कि 4% की ग्रोथ रेट रखी है, क्या बहुत ही कंजर्वेटिव हुकूमत ने अभी भी एक इकदाम उठाया है, और इसी खौफ से कि कहीं दोबारा हम बूम एंड बस्ट साइकिल में ना चले जाएं, जो औरंगजेब साहब बार बार कहते रहते हैं। और दूसरा जो इकदाम लिए भी हैं, क्योंकि जैसे भी खाका नजीब साहब भी बता रहे, कुछ गलतियां की थी जिनको अब हमने अनडू किया है, क्या ये सस्टेनेबल भी है, या फिर अगर दोबारा अगले साल टैक्स कलेक्शन कम होगी तो हुकूमत फिर वही इकदाम ले रही होगी कि जो ऑलरेडी टैक्स बेस का हिस्सा है, जो टैक्स पेयर है, उन्हीं पे मजीद बोझ बढ़ा दे? शहजाद, ऐसा है कि जो बूम एंड बस्ट जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए, पहली बात तो वो बूम हमारा कभी आया ही नहीं। 1 साल के बूम को हम बूम कह देते हैं। वो बूम इस और बस्ट इसलिए होता रहा है कि हमने हमेशा कंजम्पशन लेड ग्रोथ को सपोर्ट किया। कंजम्पशन लेड ग्रोथ से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है। हमने प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिव ग्रोथ को नहीं सपोर्ट किया कभी, तो वो तो उस लिहाज से तो ठीक है। अब बात जो आप कर रहे हैं, मसला ये है कि जब तक के आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं होगी, आप ये रिलीफ मेजर्स नहीं कर सकते जिससे सही ग्रोथ आए। ये बिल्कुल खान नजीब साहब की बात सही है कि अपनी की हुई गलतियों को करेक्ट किया डायरेक्शनली, विच वी अप्रिशिएट, वी मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने डायरेक्शनली किया है, जो कि पहले नहीं इनको करना चाहिए था। अब वो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू है, देखिए इनके पास दो इनको रिलीफ, एक तो मिल गई है और एक ये ले सकते हैं। एक तो ये है कि जो आपको इन्होंने प्रोविंसेस को कैप कर दिया है पिछले जो डिविजिबल पूल पे, अगर उसको आप देखें तो उससे जो इनको एडिशनल पैसा मिल रहा है, उसके लिए इनको 2.3 ट्रिलियन के और टैक्स लगाने पड़ने थे, क्योंकि 57% उधर चला जाना था। तो 2.3 ट्रिलियन की इनकी वो सेविंग हुई है टैक्स में।
दूसरी चीज जो ये कर सकते हैं, जो आपने भी पॉइंट आउट किया और खान नजीब साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे, जो मैं भी सपोर्ट करता हूं कि ये बिल्कुल फाइलर्स और नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इन्होंने फेसलेस और एआई बेस्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं, अगर इसको ये तेजी से कर लें, रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि टैक्सेस उस पर कम है या ज्यादा है, वो मैं सपोर्ट करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन पर टैक्सेस कम किए गए हैं, बट द क्वेश्चन इज कि जो अभी आरिफ साहब भी बात कर रहे थे कि रिकंसिलिएशन की, आपकी वेल्थ की अब जो खुद एफपीआर की फिगर्स हैं, पिछले 3 साल में इन्होंने जो अनअर्थ की हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी की और कारों की, जिनको डिक्लेयर या नहीं किया गया या अंडर डिक्लेयर किया गया इन देयर वेल्थ स्टेटमेंट्स, वो 3 ट्रिलियन रुपीस की हैं। अगर आप उसको उस सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर लें तो 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपीस आप पर ईयर निकाल सकते हैं एडिशनल इनकम टैक्स, एंड वो अगर आ जाए आपके पास, वो रिलीफ आ जाए, तो आप प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। एक चीज मैं आखिरी इससे पहले कहूं, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिए मेजर्स डेफिनेटली वेलकम है, बट दे आर नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ विच वी नीड। एक चीज जो मैं और आपको कहना चाहता हूं, जनरल जो हमारी लॉन्ग टर्म है, आपका मुल्क कभी ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक कि आपका HDI जो है वो 0.544 है, 168 आउट ऑफ 193 आप दुनिया में बैठे हुए हैं HDI के इंडेक्स में। आपकी स्टंटेड बच्चे हैं, आपके पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है, इसको आपने रोकना है, अपने एजुकेशन के आउटकम्स को बेहतर करना है, अपने बच्चों की मेल न्यूट्रिशन को ठीक करना है, अपने बर्थ स्पेसिंग को, ये लॉन्ग टर्म जब तक ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं करेंगे, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है, और ये इनके पास मौका है, और मुझे उम्मीद है कि FBI की डायरेक्शन ठीक है कि वो AI बेस्ड इसकी करें और ऑडिट, इसका फेसलेस ऑडिट करें। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बैंक्स में हो रही हैं, प्रॉपर्टी में हो रही हैं, जिसकी वो वेल्थ को रिकंसाइल नहीं कर सकते, वो पैसा कहां से आया उसको नहीं बता सकते। आर भाई ने कहा कि ठीक है, कुछ हद तक आप पहली प्रॉपर्टी, एक किसी ने घर खरीदना है 5 करोड़ रुपए तक, चलो उससे ना पूछें, मगर यहाँ पे तो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वेल्थ रिकंसाइल नहीं होती। तो आई थिंक देयर इज स्कोप, दे हैव द मींस नाउ, एंड दिस इज द ईयर व्हेन दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम ये टैक्स ऐसे लेके आएंगे, और अगर ये ले आते हैं तो फिर हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, और अगर ये नहीं लेके आते हैं तो वी विल बी इन अ सीरियस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आरिफ साहब, आप क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और सलाम है उन लोगों को जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और कारोबार करके इंडस्ट्री वगैरह चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ना, हमारे अगर कंजम्पशन लेड ग्रोथ आती है 1 या 2 साल के लिए आती है, हमने असल ग्रोथ तो देखी नहीं है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री लग रही हो, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही हो, ये क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में? चले हम किसी और से ना कंपेयर करें, अपने आप को वियतनाम से, बांग्लादेश से तो कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन दिखाई है, जिन्होंने एक्सपोर्ट्स दिखाई है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। दूसरा ये उनका नुकता कि 3 ट्रिलियन या तो अंडरस्टेटेड है या उसको आपने जाहिर ही नहीं किया, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अगर ये भी सिस्टम में आ जाए तो अच्छा खासा आप मजीद टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं इससे। देखिए, पहले तो जो आपने हमारे दोनों मोहतरम से बात की और वो ग्रोथ की बात की, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव टारगेट है 4% का। आप ये कहते हैं कि आपने जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए इंसेंटिव दिए है, आप कंस्ट्रक्शन के लिए आपने इंसेंटिव दिए हैं, टैक्स को कम करने की बातें की हैं, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करें, तो आपने लास्ट ईयर जो है 4.2% का टारगेट रखा था, और आज जो है वो, और आप पूरा साल कहते रहें कि हम 3.7 से 4.75 का ग्रोथ करेंगे, तो ये बिल्कुल टारगेट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत, फिर आप रीजनली जो चीज़ें हो रही हैं, और पर्टिकुलरली अगर ईरान से वगैरह जो है वो खुल जाते हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो पोटेंशियल है, और गवर्नमेंट को हर सेक्टर में इंटरवेंशन करनी चाहिए, इंटरवेंशन करके चीज़ों को प्लान करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के पास जो है लैंड पड़ी हुई है, वो कब्ज़ा हो जाती, उसको जो है वो लैंड बैंक को जो है एज इक्विटी करके प्राइवेट सेक्टर को दें, वो उसकी डेवलपमेंट करेगा तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, और फिर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यूज़ मिलेंगे। इसी दूसरी जगहों पे, सब जगहों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डेवलपमेंट कहते हैं बजट हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर करें तो आई थिंक लोकल लिक्विडिटी, ह्यूज लोकल लिक्विडिटी अवेलेबल भी है, और एपिटाइट भी जो है वो मौजूद है। अभी इशारा भुट्टो में जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें आई थिंक पूरा उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है वो फाइनेंस हो रहा है। तो ये चीज़ अब जो मुख्तलिफ एरियाज़ में गवर्नमेंट को जो है वो ये चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ जो है वो बैठ कर मज़ीद उसके अंदर जो है ऐसी रिफॉर्म्स करे कि जिसकी वजह से जो है उसमें बेहतर जो है वो
एक्टिविटी आए। दूसरे हमारे जो सबसे जो बड़े मसले हैं वो हमारे 3 बड़े मसले हैं ना। हमारे एक मसला बड़ा जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी है और उसकी वजह से फिर हम नई इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पाती है। दूसरा टैक्सेशन, वेरी हाई टैक्सेशन है, रीजन में हम सबसे ज़्यादा जो है इनकॉम्पिटिटिव है। और तीसरा हाई इंटरेस्ट रेट है, 2.22 से कम हो गया, लेकिन अभी भी रीजन से कंपेयर करें तो हम जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें अभी टैक्सेस पे उन्होंने डायरेक्शन ली है, वो डायरेक्शन ली है, लेकिन उसमें बहुत कुछ करना जो है वो बाकी है। इसी तरह एनर्जी पे कुछ कम कर सकें, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ, और वो एनर्जी की प्राइस जो है ना शहजाद, वो उसी तरह कम होगी जब तक उसका कंजप्शन बढ़ेगा। कि ज़्यादा हम ये कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट क्यों बर्डनसम है, इसलिए कि हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो हम इस्तेमाल करें तो उससे जो है तो सोलराइजेशन से और प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पावर मिनिस्ट्री ने हमें बताया था 12,000 मेगावाट तो ऑफ ग्रिड है जी, जो सिस्टम में नहीं आता। तो आपको वो पॉलिसी देखें। लकीली क्या है कि पाकिस्तान के पास जो है वो अनयूटिलाइज कैपेसिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो अपनी कैपेसिटी से 50% पे चल रहा है, टेक्सटाइल अपनी कैपेसिटी पे जो ऐसे कम पे चल रहा है, लेकिन उनका कॉम्पिटिटिव होने का मसला है। तो उसको आप इंटरवेंशन करके ठीक सीधा करें तो ताकि उसमें जो है वो एक्टिविटी जो है बढ़ सके। लोग ये टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, वो हो सकेगा तो हम जो है वो काम करेंगे। तो इस टाइप की जो है चीज़ें फिर हम अभी जो है अपने यहाँ भी जो है गवर्नमेंट के अंदर भी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, हम उनके मैचिंग लोग ही नहीं प्रेजेंट कर सकते, उनको प्रोजेक्ट ही प्रेजेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की साइड पे जो है वो होते हैं, उनके सारे PhDs आते हैं और हमारे जो है लोगों को सही पता भी नहीं होता। तो उस टाइप की चीज़ों को जो है वो, लेकिन अरे साहब इन्हीं मकासद के लिए तो जैसे SIFC जैसा इदारा बनाया गया ना, अब आज बताया गया कि बजट में उनकी क्या अचीवमेंट्स है, लेकिन बाहर से तो पैसा नहीं आया, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया है। तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का हर जगह पे जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। वो अपने तय सब एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक कि उनकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, आप टीम नहीं बनेगी, जब आप कैसे जो है वो इन्वेस्टर्स की जो नॉलेजेबल होते हैं उनको आप मैच कर सकेंगे। लोग हैं, आप यहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उनके सामने बिठा देते हैं, लेकिन वो भी इतने कोई ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं। मुझे इसमें क्विकली बताएगा, क्योंकि PIA की एक प्राइवेटाइजेशन हुई, हुकूमत उसको सेल कर रही है, 185 अरब रुपए कह रहे हैं कि हमने प्राइवेटाइज कर लिया, अब डिस्कोज ऑन कार्ड्स हैं। आपको लग रहा है प्रोसेस बहुत स्लो है या ज़्यादा चैलेंजिंग होगा डिस्कोज को प्राइवेटाइज करना? नहीं, आई बिलीव कि इस पर प्राइवेटाइजेशन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली PIA को भी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया और हैंडल किया, और दोबारा ये डिस्कोस के बारे में भी वो बहुत स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी कंसल्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये इसको प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। खाकान साहब मैं इन्वेस्टमेंट जी प्लीज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में 2 छोटे-छोटे पॉइंट क्योंकि आपने बात की। एक आपसे पहले एक इनकम टैक्स में प्रोविजन होती थी कि आप 65B की कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन प्लांट एंड मशीनरी तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता था 10%। आई थिंक इस बजट में अगर गवर्नमेंट अभी भी सोचे उसको, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट उससे प्रमोट होगी ताकि आपको टैक्स क्रेडिट। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, जो SIFC ने आपने बात की है, SIFC तो कोशिश कर रहा है, हमारा सिस्टम इतना गंभीर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। हम एक डेयरी प्रोडक्ट्स का प्लांट लगाने जा रहे हैं, 7 महीने हो गए हैं। जो SCZ है उसकी अप्रूवल में 7 महीने लगे हैं। $100 मिलियन की 2 फेजेस में 50 मिलियन प्लस 50 मिलियन टर्किश के साथ जॉइंट वेंचर है। अब 7 दिसंबर से अप्लाई किया हुआ, अब अप्रूवल हुई है, अब वो जाएगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, फिर वो जाएगा FPR में। जो बाहर से इन्वेस्टर आता है वो कहता है यार आपका ये हो क्या रहा है? तो जो नीचे हमारे महकमे है, हमारी विंडो नहीं है, हमारी इतनी ब्यूरोक्रेसी स्लो है। सदिक साहब से मसला क्या है? क्योंकि ये तो वो प्रॉब्लम है जो पहले होने चाहिए थे। SIFC तो आपको 1 विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड करना था ना, तो फिर ये मसला क्यों है? फिर नीचे वाले कैसे इसको जो है इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं? 1 विंडो नहीं है, 1 विंडो नहीं है। SIFC वाले तो बेचारे सिर्फ उनको नज कर रहे हैं। इस सारे लॉ को अमेंड होने की जरूरत है कि एक विंडो पे एक जगह अप्रूवल हो, बेशक SIFC के पास, और वहां पे अप्रूवल हो जाए और किस्सा खत्म हो जाए। आई थिंक दीज नीड थिंग्स, दीज इरिटेंट्स हैव टू बी रिमूव्ड। अगर आपने इन्वेस्टर को, लोकल को भी और जो बाहर वाला है उसको अट्रैक्ट करना है तो उसको फैसिलिटेट करना है। हम बाकी मुल्कों में जाते हैं, वो तो रेड कार्पेट बिछाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो 2 दफा मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 दफा ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आके वापस चले गए।
कि जी अच्छा अप्रूवल नहीं अभी हुई। तो अब ये 7 महीने के बाद वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब से बात की, तो अब जाके उन्होंने कहा अच्छा जी हमने आपको अप्रूवल दे रहे हैं। और चले जो तो शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो बर्दाश्त कर लेगा, कोई बाहर से अगर आएगा तो वो ये देख के भाग ही जाएगा, वो नहीं मोटिवेट होगा करने के लिए। जी नजीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? So we must remain on the budget. अगर हम वापस आए तो देखें, एक तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, what is the missing element in this budget? जो PSDP का 10,000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, what I would have liked to see is कि 5 साल का मंसूबा दे देते कि हम हजार अरब से 5 साल में ये प्रोजेक्ट्स इख्तिताम को लाएंगे। That's how जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं ना, क्या एम्बियंस क्रिएट करना है, what do you want to tell the world? अगर आप यार हाई प्रोफाइल पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि 5 साल में हजार अरब से ये 5 हार्डवेयर और 5 सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में आ रहे हैं, PSDP रैशनलाइजेशन PPP में ये आ रहा है, that would have sent the signal to the world. The expenditure side of the whole budget is completely missing. So let me explain what I mean. आपने इनकम सपोर्ट नीचे नहीं दिया, 830 अपने पास रखा। एनर्जी किसका सब्जेक्ट है? मैं सपोर्ट करता हूं फेडरल गवर्नमेंट को कि ये नीचे का सब्जेक्ट है। अगर नीचे का सब्जेक्ट, अच्छा राब्ता हमारा खाकान साहब जी, अच्छा राब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया, वक्त भी हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आप मौजूद थे। मुसद्दिक जुल्करनैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा जो दीगर मेहमान हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।